एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एक्स फिजिक्स। सो ये हमारा सेकंड लेक्चर होने जा रहा है किस पे, गॉस लॉ पे। लेक्चर 1 में हम लोग ने देखा था कि गॉस लॉ है क्या और उसकी कुछ अच्छी अच्छी एप्लीकेशंस देखी थी। ये जो लेक्चर नंबर 2 है, ये पूरा का पूरा लेक्चर हम सिर्फ न्यूमेरिकल्स पे बेस्ड होगा। इसमें हम लोग अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स देखेंगे गॉस लॉ की, क्योंकि गॉस लॉ को समझने के लिए हमें थोड़ा थोड़ा न्यूमेरिकल आना चाहिए। ठीक है, मैं जो न्यूमेरिकल कराऊंगा असल में वो कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल्स होंगे और कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स होंगे जो असल में जेई मेंस एडवांस में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 1 है, जो पहला क्वेश्चन है, वो ये कह रहा है कि मान लीजिए, तो प्रॉब्लम नंबर 1 हमारे पास कह रही है कि मान लीजिए मेरे पास कोई इस तरह का रैंडम सरफेस है। ठीक है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो ये मेरे पास सरफेस है और ए और बी के अलॉन्ग ये ओपन है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर कोई चार्ज है प्लस क्यू, इसके अंदर कोई चार्ज कैसा रखा हुआ है, प्लस क्यू। हमसे पूछा गया है कि भाई बताइए फ्लक्स थ्रू सरफेस, ये सरफेस है हमारे पास, इससे कितना हमारे पास फ्लक्स निकलेगा इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से, ये हमें बताना है। ठीक है, हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन बोल रहा है कि जो फ्लक्स होगा वो लेस देन होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। दूसरा बोल रहा है कि जो फ्लक्स होगा वो ग्रेटर देन होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तीसरा बोल रहा है जो फ्लक्स होगा वो इक्वल टू होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और चौथा बोल रहा है कि डेटा जो है वो इनसफिशिएंट है। डेटा कैसा है, इनसफिशिएंट है ना। तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, थोड़ा सोचिएगा और इसका आंसर निकालने की कोशिश कीजिएगा। तो इसका सही आंसर जो है वो है कि जो आंसर है वो है 1, कि जो फ्लक्स निकलेगा इस सरफेस से दैट विल बी लेस देन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे। मान लीजिए कुछ देर के लिए, जस्ट फॉर मिनट, हम लोग क्या कर देते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। हमने क्या कर दिया, इसको क्लोज कर दिया। तो हुआ क्या, फ्लक्स क्या है असल में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दैट इज पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस। ठीक है, एक सरफेस जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, वही तो क्या है, फ्लक्स है असल में। तो अगर इससे कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, वो इस तरह से निकलेंगी। ठीक है, तो अपन को पता है बाय द गॉस लॉ कि किसी भी क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स होता है दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड विद इन दिस क्लोज सरफेस डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो मेरे को पता चला कि यार इस क्लोज सरफेस में जो टोटल फ्लक्स होगा दैट इज फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब असल में हो क्या रहा है कि जब मैं इसको ओपन करूंगा तो कुछ यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो इसको कट नहीं कर रही हैं, है ना। तो अगर कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कट नहीं कर रही हैं तो जो फ्लक्स होगा वो इससे तो कम ही होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है, जो प्रॉब्लम नंबर 2 है, उसमें अपने पास क्या है, क्यूब है। अपने पास क्या है, क्यूब है, और उस क्यूब के सेंटर पे एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, एक क्यूब है और क्यूब के सेंटर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। हमसे 2 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। पहला पूछा गया है कि फ्लक्स थ्रू क्यूब, क्यूब से कितना फ्लक्स होगा, और सेकंड पार्ट जो इसका है वो है फ्लक्स थ्रू ईच साइड, क्यूब की हर एक साइड से कितना फ्लक्स जाएगा। ठीक है, तो हमको 2 क्वेश्चन के इसमें जवाब देने हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो बहुत आसान है, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ क्या कहता है कि फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज नथिंग बट इट इज चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो भाई इस क्लोज्ड क्यूब के अंदर कितना चार्ज है, क्यू है, और अगर क्यू को एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करें तो यही हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्लक्स थ्रू क्यूब। सेकेंड पार्ट बहुत अच्छा है, ये कह रहा है फ्लक्स थ्रू ईच साइड, इस क्यूब के हर साइड से मुझे फ्लक्स बताइए। तो फ्लक्स क्या है, इट्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो इससे कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। तो मान लीजिए मैंने कहा इस पर्टिकुलर फेज से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, मान लीजिए एक्स है, इससे कितनी जा रही है, एक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। ठीक है, तो क्योंकि चार्ज सेंटर पे है, क्यूब कैसा हो जाएगा, हर फेस सरफेस के लिए कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिकल हो जाएगा। तो अगर इससे एक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है तो इससे भी एक्स जाएंगी, इससे भी एक्स जाएंगी, इससे भी एक्स जाएंगी, अंदर भी एक्स जाएंगी और बाहर भी एक्स जाएंगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हर एक साइड से या हर एक इसके फेस से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो बराबर है। इसका मतलब बोल सकते हैं कि जो फ्लक्स होगा ईच फेस से वो बराबर हो जाएगा। तो अगर टोटल फ्लक्स हमारे पास क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है तो बताइए हर फेस से कितना होगा, डिवाइड बाय 6, क्योंकि इसके टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो यह आंसर आ जाएगा क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इसका दूसरा पार्ट, मान लीजिए कि यही क्वेश्चन है, चेंज क्या किया मैंने, इस बार जो अपना चार्ज है वो यहां से हटाकर
अपन ने कहाँ रख दिया, इसके कॉर्नर पे, ठीक है। सेंटर से हटाकर हमने कहाँ रख दिया, हमें चार्ज को कॉर्नर पर रख दिया। तो अगर को हमको चार्ज को कॉर्नर पर रख दें तो बताइए क्या, यही सवाल कि फ्लक्स थ्रू क्यू बताइए और फ्लक्स थ्रू ईच साइड बताइए, क्या यही रहेगा? आंसर है नहीं। बस अब चार्ज कहाँ रख दिया है, कॉर्नर पे। तो जब देखिए जब कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ है, फिर हमसे पूछा गया कि फ्लक्स थ्रू क्यू भी बताइए और फिर उसके बाद पूछा गया कि ईच साइड से कितना फ्लक्स जाएगा। ये दो सवाल हमसे पूछे गए हैं। तो अपन क्या करेंगे, अगेन हम लोग दिमाग का यूज करेंगे, हम लोग सिमेट्री का यूज करेंगे। गॉस लॉ में क्या है इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सिमेट्री होनी चाहिए। तो जैसे हम लोग ने पहले क्वेश्चन में कहाँ रखा था, सेंटर पर रखा था, तो इस क्यूब के अंदर था, उससे हमने फ्लक्स निकाल लिया थ्रू होल क्यूब, और विद द हेल्प ऑफ सिमेट्री हमने ईच साइड से फ्लक्स बता दिया। अब अपन को यहाँ कॉर्नर पर रखा हुआ है, तो अपन को कहीं ना कहीं इसको एक क्लोज सरफेस के अंदर लाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो इसको करने का तरीका क्या होता है, ये एक कॉर्नर पर रखा हुआ है, ये चार्ज कॉर्नर पर रखा हुआ है, चार्ज को अज्यूम कीजिए एक स्फेयर, क्या अज्यूम कीजिए, स्फेयर अज्यूम कीजिए। आप क्या कीजिए, इस स्फेयर को अपन को कवर करना है, क्लोज करना है। तो अपन क्या करेंगे, देखिए इसको ऊपर के हिस्से में बना के दिखाता हूँ। ऊपर को आपको कुछ ऐसा दिखेगा कि एक स्क्वायर होगा आपके पास, एक स्क्वायर की यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है क्यू। तो अपन इसको कवर करना है, तो क्या करेंगे अपन, 3 और स्क्वायर रख देंगे, 3 और स्क्वायर रख दिए यहाँ पर, 1 2 और 3, तो ये पूरा कवर हो गया, है ना। तो चूंकि ये 2D है, 3D में अपन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ क्यूब रखने पड़ेंगे स्क्वायर की जगह पे। लेकिन 3D में आप अगर ध्यान से देखो तो ये नीचे वाला क्यूब कवर हुआ है, अभी सिर्फ नीचे वाला स्फेयर ही कवर हुआ है इसका, ऊपर वाला भी बाकी है। तो ऊपर भी 4 क्यूब रखने पड़ेंगे हमें, है ना। तो नीचे वाला कवर हो जाएगा उसी तरह और ऊपर वाला भी कवर हो जाएगा। तो टोटल हमें कितने क्यूब रखने पड़ेंगे यहाँ पर, 8 क्यूब, 4 नीचे और 4 ऊपर। तो अपन बोल सकते हैं कि इस चार्ज क्यू को अगर हमें गॉसियन सरफेस के अंदर लाना है तो हमें कितने क्यूब और रखने पड़ेंगे, यहाँ पर 7 क्यूब इसके अराउंड, है ना। 7 क्यूब रखेंगे तो इसके कहाँ पे आ जाएगा, बड़े वाले क्यूब क्या कहाँ पे आ जाएगा, सेंटर पे आ जाएगा। बिग क्यूब के कहाँ पे आएगा, सेंटर पे आ जाएगा। तो अपन बोल सकते हैं बड़े वाले क्यूब से जो फ्लक्स होगा वो कितना आ जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि उसको कहाँ होगा, उसके अंदर होगा। और विद हेल्प ऑफ गॉस लॉ में पता है कि फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इक्वल टू चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब सवाल यह है कि इस क्यूब से कितना फ्लक्स होगा, तो बहुत सिंपल है। अगेन हमारे पास 8 के 8 क्यूब कैसे, सिमेट्रिकल है। तो अगर एक से फ्लक्स x जा रहा है तो बाकी से भी कितना जाएगा, x x x। इसका मतलब हमारे पास टोटल फ्लक्स अगर ये है तो बताइए हमारे पास एक क्यू से कितना फ्लक्स होगा, दैट इज 1/8 टाइम्स। इसको अगर 8 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, Q/8 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास आ जाएगा इस क्यूब से फ्लक्स। सेकेंड पार्ट पूछा है कि इसकी ईच साइड से फ्लक्स बताइए। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए अपन को पता है कि फ्लक्स कब काउंट होता है, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की सरफेस को कट कर रही हो, है। तो अगर हम इसकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएं तो देखिएगा इस वाले सरफेस से, जो ऊपर वाला सरफेस को मैं नंबर 1 बोल देता हूँ, इसको जस्ट कट करेंगे इस तरह से, इसको सॉरी जस्ट टच करेंगे, कट नहीं करेंगे। सिमिलरली ये जो नंबर 2 होगा इसको भी क्या करेंगे, टच करेंगे, कट नहीं करेंगे। सिमिलरली जो नंबर 3 होगा ये अंदर पीछे वाला पार्ट, उसको भी क्या करेंगे, टच करेंगे, कट नहीं करेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि 1 2 3 से फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इससे फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0, इससे 0, इससे भी 0। अब कितने बचे हमारे पास, 4 5 और ये बाहर वाला 6, 3 सरफेस बचे हमारे पास। और 3 सरफेस को ये कट करेंगे, 3 सरफेस को क्या करेंगे, कट करेंगे, तो इससे कुछ ना कुछ फ्लक्स आएगा। फिर दिमाग देने वाली बात यह है कि तीनों जो है सिमेट्रिकल है इस चार्ज के रिस्पेक्ट में। तो अगर इससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स जा रही है तो इससे भी एक्स जाएंगे, उससे भी एक्स जाएंगे। तो अपन बोल सकते हैं इससे फ्लक्स, इससे फ्लक्स, इससे फ्लक्स बराबर होगा। और टोटल फ्लक्स कितना है हमारे पास, ये है। तो बताइए ईच सरफेस से फ्लक्स कितना जाएगा, इसका 1/3। तो हम बोल सकते हैं कि ईच साइड से जो फ्लक्स जाएगा दैट इज इक्वल टू Q/24 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये किससे जाएगा, फ्लक्स थ्रू 4 5 एंड 6, और 1 2 3 से कितना होगा, 0, ठीक है। तो ये हमारे पास दूसरा सवाल था। इसका 3 है वो प्रॉब्लम नंबर 2 और प्रॉब्लम नंबर 1 के जैसा ही है। थोड़ा सा अंतर क्या है कि इसमें हमने क्या किया कि हमने पॉइंट चार्ज न लेके एक लाइन चार्ज ले लिया। हमने क्या किया कि इनफाइनाइट चार्ज वायर इसके एक एज के अलाउ रख दिया, ठीक है, जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी थी लैम्डा, ठीक है। मान लीजिए इसकी साइड ए है, ठीक है। तो इस क्यूब के एक एज के अलाउ हमने एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज रख दिया। फिर हमसे दो ही सवाल पूछेंगे कि फ्लक्स थ्रू क्यूब बताइए और फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस या ईच साइड बताइए इसके।
तो अपन ने क्या किया, ये वाला क्वेश्चन वो 1 और 2 की तरह सिमिलर ही है, बस फर्क इतना हुआ कि उसमें पॉइंट चार्ज लिया था, इस बार हमने क्या लिया, एक इनफाइनाइट वायर ले लिया जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, उसको इसके एक एज के अलोंग रख दिया। फिर से वही सवाल कि इस क्यूब से कितना फ्लक्स निकलेगा और इसके ईच फेस से कितना फ्लक्स निकलेगा। ठीक है, अगेन हमें किसका यूज करना पड़ेगा, सिमेट्री का यूज करना पड़ेगा। हमें इस चार्ज को क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, इसको समझने वाली बात देखिए। इसको आप इस वायर को एज सिलेंडर मानिए, क्या मानिए, सिलेंडर मानिए। ठीक है, तो इस सिलेंडर का आधा पार्ट तो इसके अंदर है, मतलब इस सिलेंडर का आधा पार्ट तो इसके अंदर है और आधा पार्ट बाहर है। तो क्या करेंगे, एक और क्यूब इसके बगल में रख देंगे यहाँ पर, तो एक और क्यूब रखेंगे तो इस तरह से कुछ कवर हो जाएगा। अगेन ये कैसा है, 3D है, तो यहाँ पर एक पीछे भी रखना पड़ेगा, एक इसके पीछे भी रखना पड़ेगा। तो हमें कितने और क्यूब चाहिए पड़ेंगे, 3 और क्यूब चाहिए पड़ेंगे, और 3 और क्यूब रख देंगे तो ऐसे में क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। एक इधर, एक इसके पीछे और एक इसके पीछे। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। इसको आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए ये मेरे पास क्या है, मेरा क्यूब है, मान लीजिए क्यूब है, और ये क्या है, इनफाइनाइट वायर है। अब मैं इसे क्लोज करना है, तो कैसे करूँगा क्लोज, ये मेरे पास इस तरह से रखा हुआ है ये, तो मैं इसको कैसे क्लोज करूँगा, एक यहाँ पे क्यूब रखूँगा, तो यहाँ पे रखूँगा तो ये वाला पार्ट कवर हो जाएगा, एक यहाँ पे क्यूब रखूँगा तो ये वाला पार्ट कवर हो जाएगा, और एक यहाँ पे क्यूब रखूँगा तो ये वाला पार्ट कवर हो जाएगा। तो असल में पूरा कवर हो गया। तो कितने क्यूब चाहिए पड़े हमें, और 3, तो टोटल 4 क्यूब से ये हमारे पास पूरा कवर हो गया। अगेन गॉस लॉ लगाएंगे कि भाई इस बड़े वाले सरफेस जो बना हमारे पास, उससे फ्लक्स कितना निकलेगा, फ्लक्स थ्रू बिग, एंड दैट इज इक्वल टू क्यू इंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब चार्ज इंक्लोज कितना है इसके अंदर, सिर्फ इतना वाला है ना, बाहर निकले उससे मतलब नहीं, क्योंकि गॉस लॉ किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ चार्ज इंक्लोज, और चार्ज इंक्लोज कितना है, लैम्डा इंटू इसकी लेंथ ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या आ गया, फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस। ठीक है, अगेन फिर से विद द लॉ ऑफ सिमेट्री हम ये कह पाएंगे कि भाई जितना फ्लक्स इससे जाएगा उतना ही फ्लक्स बचे कुछ 3 से भी जाएगा। तो अपन कह सकते हैं कि ईच क्यूब से जो फ्लक्स हो जाएगा वो 1/4 टाइम्स हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा, लैम्डा ए अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इस क्यूब से कितना आ गया, 1/4 लैम्डा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन फिर से हमसे पूछा कि ईच सरफेस से मुझे बताइए, तो इसमें भी हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे, हम जानते हैं कि एक लाइन चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो रेडियली आउटवर्ड होती है। ठीक है, तो वो बनाते हैं पहले। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, रेडियली आउटवर्ड होगी। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर रेडियल आउटवर्ड होंगी तो मैं कह सकता हूँ इस वाले सरफेस, इसको मैं 1 बोल देता हूँ, इससे फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि इसको कट थोड़ी ना करेंगे, इसको सिर्फ टच करते हुए निकल जाएंगे, और टच करने से फ्लक्स आता ही नहीं है। सिमिलरली जो ऊपर वाला है, सिमिलरली जैसा नीचे वाला है जैसे ऊपर वाला होगा, इससे भी कितना हो जाएगा, इसको 2 बोल देते, इससे भी फ्लक्स कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इससे 0 हो गया, इससे 0 हो गया। सिमिलरली ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, इससे भी कितना जो फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि ये कैसा है, देखिए कैसे समझिए कि मान लीजिए मेरे पास ये अपनी लाइन चार्ज डेंसिटी है, तो ध्यान से देखिएगा, इस लाइन चार्ज डेंसिटी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगी यहाँ पर ऐसी होंगी, तो इसको जब टच करेंगी तो इसकी वजह से कितना हो गया, 0 हो गया, इसकी वजह से 0 हो गया। सिमिलरली ऊपर क्या करेंगी, ऊपर भी कैसी होंगी, सिर्फ टच करेंगी तो ऊपर की वजह से भी 0 हो गया। सिमिलरली नीचे की वजह से भी 0 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए तो यहाँ से 0 हो गया, यहाँ से 0 हो गया, यहाँ से 0 हो गया, है ना। और सिमिलरली ये वाला पार्ट, क्योंकि इससे भी टच करेंगे तो इससे भी 0 हो गया, तो अपने पास टोटल 4 सरफेस से 0 हो गया, और इससे भी क्या हो गया, 0 हो गया। इसको अपन ने बोले 4। अब अपने पास सिर्फ 2 सरफेस बचे, ध्यान से देखिए, ये 5वां और अंदर वाला 6वां सरफेस। तो 2 सरफेस बचे जिससे फ्लक्स जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो नंबर इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे उसको भी कट करेंगे और अंदर वाले को भी कट करेंगे। अगेन विद द हेल्प ऑफ सिमेट्री हम बोल सकते हैं कि यार यहाँ पर हमारे पास क्या है, देखिए ध्यान से, ये क्यूब नहीं है लेकिन आप अभी के लिए इसे क्यूब मानिए। तो अगर मेरे पास यहाँ पर वो चार्ज डेंसिटी है तो इसकी पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, नीचे पे 0, बचे कुछ कौन से 2 सरफेस, एक ये सरफेस बचा और ये सरफेस बचा, ये 2 सरफेस बचे मेरे पास। और अगर ये क्यूब होता तो हम बोल सकते हैं कि इसके लिए ये दोनों पार्ट्स कैसे होते, सिमेट्री पे होते। तो अगर सिमेट्री पे तो हम बोल सकते हैं इससे 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएंगी, उतनी अंदर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएंगी। तो अगर इससे x से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो इससे भी x से, मतलब दोनों से फ्लक्स क्या है, बराबर है। तो अगर फ्लक्स बराबर है तो हम बोल सकते हैं कि अगर टोटल फ्लक्स इसके पास लैम्डा ए अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट है, तो इस साइड से जो फ्लक्स जाएगा दैट इज इक्वल टू लैम्डा ए अपॉन इसका आधा 8 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये हमारे पास
थर्ड क्वेश्चन है प्रॉब्लम नंबर 4 बिल्कुल सेम है इसकी तरह की, बिल्कुल सेम इस तरह की। चलिए उसे देखते हैं। जो कि प्रॉब्लम नंबर 4 है वो कुछ इस तरह से है कि भाई फिर से हमारे पास अपना क्यूब है। अब क्या, फिर से हमने पॉइंट चार्ज लिया, लेकिन इस बार पॉइंट चार्ज को सेंटर पे ना रख के इसके डायगोनल के किसी पार्ट पे रख दिया सिवाय सेंटर को छोड़ के। सेंटर पे नहीं रखा, सेंटर से थोड़ा दूर डायगोनल के अलोंग रख दिया, ठीक है। फिर से अब हमसे पूछा गया है कि फ्लक्स थ्रू 3+4 बताइए। इसके दो फेसेस लिए हमने, ऊपर वाला और इधर वाला, इन दोनों को जोड़ के मुझे फ्लक्स बताइए कितना है, ठीक है। अगेन इसमें हम क्या यूज करेंगे, सिमेट्री का यूज करेंगे। बहुत आसान है, देखिए दिमाग इतना लगाना है कि सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इमेजिन करना है, ठीक है। किससे कितनी जा रही है और किस किस से बराबर जा रही है। ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि यार इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये ऊपर वाला सरफेस है ना, ये वाला सरफेस और जो बाहर है मतलब ये वाला सरफेस 6, वो तीनों के तीनों कैसे सिमेट्रिकल है। एक बार इमेजिन करिए, आपको पता चलेगा कि यार इस क्यू के लिए जो ऊपर वाला सरफेस, इसके इधर वाला सरफेस, उसके बाहर वाला सरफेस, तीनों के तीनों कैसे सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि फ्लक्स थ्रू 3, 2 एंड 6 बराबर होगा। फ्लक्स थ्रू 3 बराबर फ्लक्स थ्रू 2 बराबर फ्लक्स थ्रू 6। मान लीजिए इसको बोल दिया x, इसको अपन ने क्या बोल दिया, x बोल दिया। सिमिलरली फ्लक्स थ्रू 4, 5 और 1 भी बराबर होगा। इसके लिए 4, 5 और 1 भी बराबर होगा, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं कि फ्लक्स थ्रू 5 बराबर फ्लक्स थ्रू 4 बराबर फ्लक्स थ्रू 1, इसको बोल दिया y। अब ध्यान से देखिए, मेरे को ये पता है कि भाई टोटल फ्लक्स कितना है इसका, Q/ε0। ये तो सिंपल सा गॉस लॉ है। तो मेरे को पता है फाई टोटल बराबर Q/ε0। टोटल किस किस से बना है, इससे प्लस इसके सारे फेसेस से मिलकर बना है टोटल फ्लक्स। तो उसको लिख सकते हैं मैं φ1 + φ2 डॉट 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 φ6 बराबर Q/ε0। मेरे को पता है ये तीन बराबर है, तो मैंने इसको बोल दिया 3x + 3y बराबर Q/ε0। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, x + y बराबर Q/3ε0। और x क्या है मेरे पास, 3 है। तो 3 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पर 3 लिख सकता हूँ, फ्लक्स थ्रू 3। और y क्या है मेरे पास, 4 के थ्रू, तो फ्लक्स थ्रू 4 एंड दैट इज इक्वल टू Q/3ε0। तो ये भी क्वेश्चन था। जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने देखे सारे के सारे कहाँ यूज़ किया, हमने दिमाग और सिमेट्री का यूज़ किया। फॉर्मूला तो एक ही है, Q/ε खत्म, चार्ज इंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन। लेकिन इंपॉर्टेंस क्या है, सिमेट्री। गॉस लॉ में इंपॉर्टेंट क्या है, सिमेट्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 है हमारा, वो कुछ इस तरह से है कि हमारे पास क्या है, एक इनफाइनाइट सीट है। अपने पास क्या है, एक इनफाइनाइट सीट है। ये क्या है मेरे पास, सीट, ठीक है। 2D में है, इस तरह से रखी हुई सीट, और इससे कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट चार्ज है, इसको मैंने बोल दिया +Q। क्या है, +Q। मुझे बताना है कि इस इनफाइनाइट सीट से कितना फ्लक्स जा रहा होगा बिकॉज ऑफ दिस चार्ज। इसके वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। इसको अपन ऐसे बना सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, इस तरह से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लेंगे, तो इसको कुछ ना कुछ कट करेंगे, तो वो कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, दैट इज फ्लक्स। यही तो हमें बताना है। तो हमें बताना है फ्लक्स थ्रू सीट। आगे इसमें किसका यूज करेंगे, सिमेट्री का। तो देखिए चार्ज के अराउंड एक स्फीयर मान लिया मैंने, क्या मान लिया, कि स्फीयर मान लिया, कितनी भी रेडियस का मान लीजिए, जो भी आपकी श्रद्धा हो। मैंने r रेडियस का स्फीयर मान लिया, ठीक है। इससे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कर ली है, बढ़िया है। मैं जानता हूं कि फ्लक्स होता है क्या, असल फ्लक्स वो होता है जो सरफेस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कटिंग दैट सरफेस, उस सरफेस को जो कट कर रही है असल में। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायमीटर के इधर इधर होंगी, वो कभी इसको कट नहीं करेंगी, क्योंकि वो हमेशा ऐसी होंगी, मतलब इसको तो कट नहीं करेंगे। तो ये तो कंफर्म है। तो ये बोल सकता हूँ कि इस पार्ट की वजह से कोई भी फ्लक्स नहीं आएगा, मतलब ये वाला जो पार्ट होगा वो फ्लक्स में काम नहीं करेगा, क्योंकि कट ही नहीं करेगा। बची कुछ ये वाली लाइन, ऊपर वाली नीचे वाली, चूंकि ये इनफाइनाइट है तो कहीं ना कहीं जाके तो ये मिलेंगी, कहीं ना कहीं जाके तो मिलेंगी। और इसकी बाकी जो भी इससे छोटी होंगी वो तो कंफर्म इससे कट होंगी। बोले तो कि अगर एंगल जस्ट लेस देन 90 है, 90 से छोटे
के लिए कंफर्म वो लाइंस को कट करेंगे करेंगे, क्योंकि ये कैसी है, इनफाइनाइट है। हालांकि ये वाली जो लाइन होगी वो बिल्कुल बहुत दूर जाके से मिलेगी, लेकिन हमारी सीट कैसे इनफाइनाइट, तो कहीं ना कहीं कट करेंगी करेंगी। इसका हम बोल सकते हैं इस टोटल जो इस स्फीयर से फ्लक्स होगा वो कितना होगा, क्यू इंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाय द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। हमें पता है आधा कंट्रीब्यूट करेगा नहीं, सिर्फ कितना करेगा, आधा कंट्रीब्यूट को 2 से डिवाइड कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आधा फ्लक्स तो इससे आधी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको कट ही नहीं करेंगी, कितनी करेंगी, आधी करेंगे, तो फ्लक्स भी कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी किसका एग्जाम्पल था, सिमेट्री का। ठीक है, एग्जाम्पल में अपन को क्या क्या गिवन है वो देखते हैं। एग्जाम्पल प्रॉब्लम नंबर 6। प्रॉब्लम नंबर 6 में हमें गिवन है एक कोन, कैसा गिवन है, कोन जो कि क्लोज्ड है। क्लोज कोन का मतलब समझ रहे हैं, यहां से भी क्या है, क्लोज्ड है। ठीक है, इस क्लोज्ड के अलोंग, क्लोज्ड कोन के अलोंग एक हमने इनफाइनाइट वायर रख दिया जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा थी। इस लेंथ को अपन ने बोल दिया एल, ये वाली लेंथ यहां से लेके यहां तक की लेंथ, इसको एल बोल दिया। अपन को बताना है फ्लक्स थ्रू सीएसए ऑफ कोन, सीएसए ऑफ कोन, कि कोन के कर्व सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा, ये हमें बताना है। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। अपन को एक बात तो पता है कि भाई गॉस लॉ क्या कहता है कि फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही तो कहता है। तो अगर इस क्लोज्ड कोन को देखें, ये कोन कैसे क्लोज्ड है, तो इसके अंदर जितना भी चार्ज इनक्लोज्ड है, अगर उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दें तो क्या ये पूरा फ्लक्स दे देगा, इस पूरे कोन के थ्रू मिल जाएगा। तो इसमें चार्ज कितना इंक्लोज है, ये वाला सिर्फ, ठीक है ना, ये वाला चार्ज इंक्लोज है सिर्फ, ये वाला। तो ठीक है, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, इसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल चार्ज आ जाएगा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये कितना आ जाएगा, फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज्ड कोन। अब इस क्लोज्ड कोन जो है वो दो पार्ट से मिलकर बना है, देखिए ध्यान से। एक हमारे पार्ट है पार्ट नंबर 1 जो कि क्या है, इसका CSA है, और पार्ट नंबर 2 जो कि क्या है, फ्लैट पार्ट है। ठीक है, चलिए तो मैं लिख लेता हूं कि फ्लक्स थ्रू 1 प्लस फ्लक्स थ्रू 2 बराबर लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ध्यान से अगर मैं देखूं तो एक इनफाइनाइट वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होती है वो कुछ इस डायरेक्शन में होती है। तो अगर मैं इस फ्लैट पार्ट को देखूं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसको कट नहीं कर रही होंगी, जस्ट टच कर रही होंगी, है ना। इसको कैसे कर रही होंगी, जस्ट टच करती हुई निकल रही होंगी। तो अगर इसको टच करती हुई निकल रही है तो हम बोल सकते हैं इसकी वजह से फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा। तो अगर इसकी वजह से फ्लक्स 0 है तो आंसर क्या आ गया कि फ्लक्स थ्रू CSA इज नथिंग बट फ्लक्स थ्रू 1, मतलब इसी के थ्रू फ्लक्स दैट इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 7 क्या कह रही है। तो प्रॉब्लम नंबर 7 में अपने पास क्या है, इमेजिनरी क्या है, स्क्वायर है, क्या है, एक इमेजिनरी स्क्वायर। ठीक है, और अपने पास क्या है, एक फाइनाइट लेंथ की लीनियर चार्ज रॉड जिसके पास लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या, लैम्डा है, कैसी है, प्लस 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 इस तरह से, और ये v वेलोसिटी से मूव कर रही है इसके तरफ, और t बराबर 0 पे ये जस्ट इसके एंटर होने वाली थी। t बराबर 0 पे क्या है, जस्ट एंटर होने वाली है। ठीक है, अपन को क्या बताना है, हमें बनाना है ग्राफ बिटवीन फ्लक्स वर्सेस टाइम, फ्लक्स वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना है। ठीक है, कि स्क्वायर के अंदर फ्लक्स का वेरिएशन क्या होगा टाइम के अकॉर्डिंग, तो उसे बनाते हैं। तो देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, t बराबर 0 पे क्या हो रहा था, ये जस्ट इसके अंदर एंटर हो रहा था। तो मुझे बताइए विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ इसके इस क्लोज सरफेस के अंदर कितना फ्लक्स है, कितना चार्ज है, 0, क्योंकि जस्ट एंटर हो रहा था। तो अगर चार्ज 0 है तो इसका ऑब्वियसली फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा। तो t बराबर 0 पे फ्लक्स कितना है, 0 है। अब मान लीजिए कि किसी टाइम t बराबर t पे ये इतना अंदर आ गया, कितना अंदर आ गया, इतना अंदर आया। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं कि ये अगर इतना अंदर आया तो मुझे बताइए कि इसमें कितना चार्ज होगा। तो मान लीजिए ये आ गया हमारे पास L लेंथ अंदर। ठीक है, L लेंथ अंदर आ गया तो मैं बोल सकता हूं कि जो L होगा दैट इज इक्वल टू v इंटू टी, कि समय t पे अपने पास वेलोसिटी v है तो t से मल्टीप्लाई कर दो, लेंथ आ जाएगा। अगर मैं लिखूं v इंटू टी मल्टीप्लाई लैम्डा तो ये कितना आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा किसी टाइम t पे, किसी समय t पे चार्ज कितना आ जाएगा, v t इंटू लैम्डा। और इस चार्ज को अगर एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो दोनों तरफ तो ये कितना आ जाएगा, फ्लक्स आ जाएगा किसी टाइम t पे, फ्लक्स थ्रू एनी टाइम t, किसी समय t पे कितना फ्लक्स आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो मेरे को पता चल गया कि फ्लक्स एनी टाइम t इक्वल्स टू वी टी लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। किस तरह से आ रहा है, लीनियर आ रहा है। तो फ्लक्स एट एनी टाइम t
प्रोपोर्शनल टू टी, क्योंकि v कांस्टेंट, लैम्डा कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, तो प्रोपोर्शन क्या आ गया, t के अकॉर्डिंग आ गया। तो कैसे ही बन जाएगा, लीनियर ग्राफ बन जाएगा। तो अपन बोल सकते हैं कि 0 से स्टार्ट होगा, लीनियर ग्राफ बनेगा 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 बनेगा, लेकिन एक समय मैक्सिमम भी आएगा। कहाँ मैक्सिमम आएगा, जब पूरी की पूरी रॉड इसके अंदर आ जाएगी। मान लीजिए स्क्वायर की लेंथ a है, तो जब ये पूरी रॉड इसके अंदर आ जाएगी तो अपन बोल सकते हैं कि उस समय फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, मैक्सिमम चार्ज होगा। तो बोल सकते हैं कि वो समय t क्या होगा, यहाँ पर देखें, यहाँ पर जब हमारे पास vt बराबर a हो जाएगा, जब इस अंदर वाली रॉड की लेंथ कितनी हो जाएगी, a के बराबर हो जाएगी, उस समय फ्लक्स कितना होगा, मैक्सिमम होगा, उस समय को बोलेंगे a/v आ जाएगा। तो दैट इज a/v। ठीक है, उस समय फ्लक्स मैक्सिमम होगा, उसकी वैल्यू भी मेरे को पता है, दैट इज इक्वल टू v, टाइम की वैल्यू रख दूंगा मैं a/v लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, v से v कट जाएगा, आंसर आएगा लैम्डा a/एप्सिलॉन नॉट। तो ये मैक्सिमम मेरे पास फ्लक्स आ गया। उसके बाद क्या होगा, ये रॉड निकलना स्टार्ट होगी इससे, तो फिर क्या होगा, अब चार्ज इसके अंदर कम होना स्टार्ट होगा, इंक्लोज चार्ज कम होना स्टार्ट होगा, फिर जब पूरी निकल जाएगी तो फिर से 0 हो जाएगा। तो ग्राफ कैसा बनेगा फिर उसके बाद, इस तरह से। ये समय कितना आएगा इसका, जस्ट दोगुना, 2a/v, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये ग्राफ बन के अपने पास पहले बढ़ेगा और फिर घटेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। 8 जो है वो प्योरली जेई एडवांस लेवल की है। ठीक है, काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम क्या है, वो ये है कि मान लीजिए मेरे पास एक प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, प्लस क्यू चार्ज, इस प्लस क्यू चार्ज का ये पॉइंट लेके मैंने एक कोन बना दी, इसको एज अ वर्टेक्स मान के एक कोन बना दी। ठीक है, और कोन का ये वाला जो पार्ट होगा, इस तरह से कोन बनेगी, और मेरे को बताना है भाई कि इस वाले पर्टिकुलर पार्ट से कितना फ्लक्स जाएगा, फ्लक्स थ्रू दिस पार्ट, फ्लैट पार्ट। ठीक है, मेरे पास क्या है, कोई कोन है, कोई मेरे पास पॉइंट चार्ज है, उस पॉइंट चार्ज से मैंने एक कोन बना दी, इस पर्टिकुलर फ्लैट पार्ट से कितना फ्लक्स जाएगा ये मुझे बताना है, ये मुझे बताना है। तो उसको करने का बहुत सिंपल तरीका है। क्या करेंगे, सिमेट्री का यूज करेंगे। देखिए कैसे, मैं क्या करूंगा कि इस कोन की स्लैंट हाइट को रेडियस मानते हुए एक स्फीयर ड्रॉ कर दूंगा। क्या बना दूंगा, एक स्फीयर बना दूंगा, सिंपल, जिसकी रेडियस क्या होगी, आर होगी। अब मेरे को पता है भाई इस स्फीयर जिसकी रेडियस आर है उसके अंदर चार्ज क्या, उसके अंदर है, उसके अंदर है। तो मैं बोल सकता हूँ कि इसका मान लीजिए सरफेस एरिया एस है, किसका, इस स्फीयर का। तो एस के लिए जो फ्लक्स होगा, एस से जो फ्लक्स एसोसिएट होगा वो कितना होगा, Q/ε0। सही है, तो पर यूनिट एरिया में कितना फ्लक्स होगा, कैसे कर देंगे, इसके एरिया से डिवाइड कर देंगे। मैं बोल सकता हूं पर यूनिट एरिया के लिए जो फ्लक्स होगा वो होगा Q/ε0 इंटू एस डिवाइड बाय एस। ठीक है, अब समझने वाली बात देखिए, मुझे क्या निकालना है, फ्लक्स थ्रू दिस पार्ट, इस पार्ट से मुझे फ्लक्स निकालना है। मैंने आपको एक पहले क्वेश्चन कराया था, इसमें मैंने फ्लक्स कैलकुलेट कराया था, उसमें मैंने बताया था कि मान लीजिए मेरे पास एक हेमिस्फीयर है, इस तरह से एक हेमिस्फीयर है, कटोरी है, और इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से थी। मुझे बताना था कि इस हेमिस्फीयर की CSA से कितना फ्लक्स निकलेगा। तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, आंसर रहेगा E/πr²। कैसे, देखिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ऐसा हवा समझिए, हवा चल रही है, तो अगर यहाँ से हवा अंदर गई तो मैं बोल सकता हूँ जितनी हवा इस पर्टिकुलर पार्ट से अंदर गई क्या उतनी ही बाहर आएगी। बिल्कुल, अगर इस पार्ट से x हवा अंदर गई तो x ही बाहर आएगी, 2x या x/2 तो आ नहीं सकती है। तो number of electric field line that is passing through this particular flat part will be equal to CSA से जो निकल रही है, जिससे निकलेंगी असल में वही होंगी जो इससे एंटर करेंगी। तो मैं बोल सकता हूँ इसका फ्लक्स और इसका फ्लक्स बराबर होगा, उसका फ्लक्स और डायरेक्ट निकलूंगा E/πr² E इंटू एरिया। तो मैं बोल सकता हूँ कि इससे जो फ्लक्स होगा क्या असल में वो फ्लक्स इससे निकलने वाले फ्लक्स के बराबर होगा, मतलब जो इससे फ्लक्स निकलेगा असल में वो इससे ही फ्लक्स निकलेगा, जितना फ्लक्स इससे निकलेगा वही फ्लक्स इससे निकलेगा। तो अगर मैं इसका फ्लक्स कैलकुलेट कर लूँ तो असल में मुझे इसका फ्लक्स मिल जाएगा। इसका फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करूँ, बहुत आसान है, इसके एरिया से मल्टीप्लाई कर दीजिए। पर यूनिट कितना है, पर यूनिट हमारे पास गिवन है Q/ε0 इंटू एस। एस क्या है इसका एरिया, बड़े का एरिया कितना है 4πr²। और अगर मुझे इसका इससे इसके थ्रू फ्लक्स चाहिए तो उसके एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, उसको बोल दिया मैंने एस डैश। तो मेरे पास फ्लक्स थ्रू फ्लैट पार्ट, ये वाला फ्लक्स से इससे फ्लक्स निकालिए, इससे फ्लक्स निकालिए, बराबर है।
तो फ्लक्स थ्रू एस डैश बराबर फ्लक्स थ्रू फ्लैट पार्ट एंड दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट 4πr² इनटू एस डैश, बस इसके एरिया से मल्टीप्लाई करना है। अब इसका एरिया मैं अभी आपको आगे निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है ना। अभी के लिए मैं आपको इसका रिजल्ट बता देता हूँ कि जो एरिया होता है इसका, दैट इज एरिया दैट इज इक्वल टू 2πr² इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर थीटा जो होता है ये एंगल होता है, ये वाला एंगल, ये थीटा, ये भी थीटा, तो ये जो एंगल होता है थीटा होता है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर रख दूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आ गया कि फ्लक्स थ्रू फ्लैट सरफेस इक्वल टू हो गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट 4πr² इंटू 2πr² 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। ये से कट जाएगा, यहाँ से आंसर आएगा क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। ये आपको एज इट इज याद रखना है कि किसी पॉइंट चार्ज क्यू की वजह से जो कोण मानते हुए जो फ्लैट पार्ट से मुझे अगर फ्लक्स बताना दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब प्रूफ करते हैं कि भाई इसका एरिया जो है वो 2πr² इंटू 1 माइनस कॉस थीटा कैसे आया। ये तो आपको इसको आपको अलग से बना के दिखाता हूँ एक बार, इसको ध्यान से देखिए। ये कुछ इस तरह से है, ये कुछ इस तरह से है, ठीक है। इस वाली कोण को, अभी इस वाले पार्ट को भूल जाइए आप, तो आपको कुछ इस तरह देगा, इसका रेडियस r, ये एंगल थीटा और ये भी एंगल थीटा। मुझे ये करना है, इसका सरफेस एरिया बताना है। क्या करूँगा, इतने बड़े सरफेस एरिया को कैसे करूँगा, छोटे छोटे डिफरेंस एलिमेंट में तोड़ दूंगा, इस डिफरेंस एलिमेंट का एरिया लूंगा और उसको क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा। कैसे करूँगा वो देखिए, मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक अल्फा एंगल लूंगा, है ना, और उस अल्फा एंगल से थोड़ा सा बड़ा एंगल ले लूंगा डी अल्फा। ये लेंथ मेरे पास आ गई कुछ, ठीक है। इसके वजह से मेरे पास एक रिंग बनेगी और एक इसकी वजह से भी रिंग बनेगी, कुछ इस तरह से, ठीक है। ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा, मतलब ये कुछ ऐसे रहा होगा, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर वो एंगल थीटा है, यहाँ से मैं एक अल्फा एंगल बजाऊंगा और यहाँ से मैं डी अल्फा एंगल बजाऊंगा, तो यहाँ से मेरे पास एक रिंग बनेगी और यहाँ से मेरे पास एक रिंग बनेगी, कुछ इस तरह से बनेगी, राइट। तो मेरे पास कुछ इस तरह से दिखेगा आपको। अब इसको ध्यान देने वाली बात ये है कि मुझे बताइए ये थिकनेस आपको बता सकते हैं, ये थिकनेस कितनी होगी, बहुत सिंपल है, रेडियस इसकी आर है, एंगल डी अल्फा है, तो ये थिकनेस हो जाएगा आर डी अल्फा, बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो है वो इस तरह से है, तो यहाँ एक रिंग है इस तरह से, उसके ऊपर डी आर डी अल्फा की थिकनेस वाली रिंग और है एक, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ध्यान से अगर मैं इसको दिखाऊंगा तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, ये इस तरह से दिखेगा, थोड़ा मोटा बन गया। तो ये जो लेंथ है वो आर डी अल्फा है और इसकी रेडियस मुझे मान लीजिए आर डैश है, ठीक है। अब मुझे इसका एरिया निकालना है क्योंकि यही तो मेरा डिफरेंशियल एलिमेंट है, तो इसका एरिया मैं बोलूँगा डी एस दैट इज इक्वल टू, इसको तोड़ दो, तोड़ने से वो खोलोगे तो एक रेक्टेंगल बन जाएगा जिसकी थिकनेस जो होगी वो होगी आर डी अल्फा और जिसकी जो लेंथ होगी दैट इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल विच इज 2πr इंटू आर डैश, 2πr डैश, ठीक है। आर डैश कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, इसकी रेडियस कैसे निकालेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर डालिए, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल अल्फा है हमारे पास, तो ये कितना आ जाएगा आर कॉस अल्फा और ये आर साइन अल्फा, तो मेरे पास रेडियस कितनी आ गई रिंग की, आर साइन अल्फा। तो यहाँ रख दूंगा मैं, डी एस बराबर आ जाएगा आर डी इंटू 2π आर साइन अल्फा। तो देखिए कितना आ गया 2π आर स्क्वायर साइन अल्फा डी अल्फा। इसको इंटीग्रेट कर दूंगा दोनों तरफ, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर थीटा तक। अब मैंने 0 से लेकर थीटा तक क्यों किया है, ध्यान से देखिए, जब मैं इस थीटा को 0 करूंगा तो ये रिंग 0 हो जाएगी, मतलब रिंग पूरी बन रही है। थीटा 0 करूंगा रिंग 0 हो जाएगी, थीटा 90 करूंगा ये बन जाएगा मेरे पास इस तरह का पूरा। तो मैं कह सकता हूँ 0 से लेकर थीटा तक करूंगा तभी तो जाकर मेरा वेरिएशन आएगा इस पूरी रिंग का, तभी तो ये पूरा वाला पार्ट मेरा इंटीग्रेट होगा। तो इसको 0 से लेकर थीटा तक इंटीग्रेट करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा 2πr स्क्वायर साइन थीटा का इंटीग्रेट कितना होता है माइनस कॉस थीटा, 0 से लेकर थीटा तक, तो ये आ जाएगा मेरे पास 2πr स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये मेरे पास क्या आ गया, इस पर्टिकुलर वाली पार्ट का एरिया आ गया 2πr स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो उसको मैं वहाँ रख दूंगा उस वाले एरिया में और मेरे पास क्या आ जाएगा, वो फ्लक्स आएगा, फ्लक्स थ्रू दिस फ्लैट पार्ट इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन इंटू 1 माइनस कॉस थीटा।
ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9, प्रॉब्लम नंबर 9। उसमें अपने पास क्या है, एक यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर है। क्या है? यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर, यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर, ठीक है। इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है, ठीक है, रेडियस आर है। अपन ने क्या किया, इसके डायमीटर के अलोंग एक टनल बनाई। क्या की? एक टनल बनाई और उस टनल के बिल्कुल एंड पॉइंट से एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, ठीक है। अब मुझे बताना है कि इसका मोशन क्या होगा। क्या इसका मोशन एसएचएम होगा? और अगर एसएचएम होगा तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा? ये मुझे सारी बात बतानी है। तो पहले इसके हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि यार असल में होगा क्या। तो ये तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये पूरी की पूरी स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है। दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन इस टनल के अलॉन्ग भागेगा, ये मुझे पता है, ठीक है। दूसरी बात मुझे ये भी पता है कि एक सॉलिड स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कैसी होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर इज इक्वल्स टू रो x अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। यही होती है ना, x क्या होती है? सेंटर से उस पॉइंट की दूरी। तो मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन किसी समय पे यहां आ गया। कहां पे आ गया? यहां आ गया, जो कि सेंटर से कितनी दूरी पर है? x दूरी पर है, ठीक है। तो क्या मैं इसे फोर्स बता सकता हूं? बता सकता हूं। तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल्स टू इसका चार्ज दैट इज इक्वल्स टू माइनस ई टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज रो x अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। अगर इसको मैं ध्यान से देखूं तो एसएचएम की कंडीशन है। अगर किसी ने एसएचएम पढ़ा हो तो उसको पता होना चाहिए एसएचएम की कंडीशन क्या होती है कि रिस्टोरिंग फोर्स मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द मेन पोजीशन। रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो x के प्रोपोर्शन में होनी चाहिए और x कहां से ली जाती है? मेन पोजीशन से। अभी मेन पोजीशन क्या है? मेन पोजीशन वो पॉइंट होता है जहां नेट फोर्स कितना होता है? 0 होता है, या एक्सेलरेशन कितना होता है? 0 होता है। मेन पोजीशन वो पॉइंट होता है जहां नेट फोर्स 0 होता है या एक्सेलरेशन 0 होता है। तो इस पर्टिकुलर टनल में कहां मेन पोजीशन होगी? जहां नेट फोर्स 0 होगी। और फोर्स कहां 0 होगी? जहां x 0 होगा और x कहां 0 होगा? सेंटर पे। तो ये क्या होगी? मेरे पास मेन पोजीशन होगी। तो मैं कह सकता हूं ये जो इलेक्ट्रॉन होगा वो सेंटर के अबाउट एज अ मेन पोजीशन लेके, सेंटर को मेन पोजीशन लेके क्या करेगा? एसएचएम करेगा, क्योंकि एसएचएम की इक्वेशन आ गई मेरे पास, ठीक है। अगर यहाँ मैं नेगेटिव हटा दूं तो यहाँ ऑटोमेटिकली ये क्या जाएगा? रिस्टोरिंग फोर्स जाएगा, क्योंकि ध्यान से देखिए x मैं इधर ले रहा हूं, इसको मैं पॉजिटिव मान रहा हूं x को, तो फोर्स कहां लग रही है? इधर लग रही है ना। तो फोर्स जो है वो x के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, है ना, तभी जाके एसएचएम की कंडीशन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एफ रिस्टोरिंग बोल रहा हूँ इसे, एफ रिस्टोरिंग मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू एक्स, या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि जो फोर्स होनी चाहिए वो माइनस एक्स के प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। अब यहाँ पे एफ रिस्टोरिंग नहीं है क्योंकि मैंने माइनस वहाँ ऑलरेडी लगा दिया है, ठीक है। तो एसएचएम की कंडीशन है। तो यहाँ से मेरे को समझ में आ रहा है कि जो फोर्स है दैट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ई रो एक्स अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब क्या है? एसएचएम की कंडीशन। एसएचएम करेगा किसके अबाउट? सेंटर के अबाउट, क्योंकि सेंटर क्या है मेरा पास? मेन पोजीशन है। मेन पोजीशन कैसे निकालते हैं? जहाँ एक्सेलरेशन 0 होता है, जहाँ नेट फोर्स 0 होती है। और नेट फोर्स कहाँ 0 होगी? जहाँ x 0 होगा। x कहाँ 0 है? सेंटर पे। थोड़ा सा अगर एसएचएम पढ़ा हो तो मुझे पता है कि एक्सेलरेशन जो होता है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर होता है, और यहाँ पे एक्सेलरेशन जो होगा, फोर्स जो होगी वो किसके बराबर होगी? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ इसको नीचे ले आऊंगा मैं, तो इसको मास से डिवाइड कर दूंगा मैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ये किसके बराबर आएगा? एक्सेलरेशन के बराबर। एक्सेलरेशन बराबर ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्स से एक्स कट जाएगा, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? अंडर रूट ऑफ ई रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेरे को ये बात ही पता है कि टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू यहाँ रख दें, टाइम पीरियड मिल जाएगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन मैं करता हूँ। अभी तो क्या किया मैंने कि डायमीटर के अलोंग एक टनल बनाई और वहाँ से इलेक्ट्रॉन छोड़ा। अब मैं क्या करता हूँ, उसके कॉर्ड के अलोंग कोई टनल बनाता हूँ, एक कॉर्ड के अलोंग, और फिर देखता हूँ क्या रिजल्ट सेम रहता है, क्या एसएचएम होगा या नहीं होगा। प्रॉब्लम नंबर 10 भी मान सकते हैं। तो ये क्या हो गया? प्रॉब्लम नंबर 10 हो गई स्टार्ट। यहाँ से अपन ने क्या किया? डायमीटर को हटा के किसी कॉर्ड पे टनल बना दी। ये मेरे पास एक टनल खोद दी मैंने यहाँ पे,
अब यहाँ से मैंने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया अपना, अब मुझे इसके मोशन के बारे में डिस्कस करना है कि इसका मोशन क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दिमाग में फोर्स लाएंगे और फोर्स को लिखेंगे। तो देखिए, मान लीजिए ये बात तो समझ में आ रही है कि भाई ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो अट्रैक्शन होगा, तो ये तो भागेगा तो नीचे ही की तरफ, लेकिन क्या मोशन क्या होगा वो देखते हैं। तो मान लीजिए किसी समय किसी डिस्टेंस पर बोलता हूँ कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच गया, मान लीजिए कभी भी यहाँ पहुँच गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मान लीजिए इससे जो है वो वाई डिस्टेंस पे था, इलेक्ट्रॉन कहाँ था, वाई डिस्टेंस पे था किसी समय पे, और वाई डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन यहाँ था। तो अगर मैं इस पर फोर्स की डायरेक्शन लिखूँ तो ऑब्वियस बात है, मैं इलेक्ट्रिक, अगर मैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहूँगा, इस पॉइंट पी पे बोल देता हूँ, पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी सॉलिड स्फीयर के अंदर, दैट इज वेरी सिंपल, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट पी दैट इज इक्वल्स टू रो डिस्टेंस वाई अपॉन 3 ε0। ये मेरे पास क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स भी लगेगी इस पे इलेक्ट्रॉन पे, तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल्स टू माइनस ई इसका चार्ज मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज रो वाई अपॉन 3 ε0। फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, वाई के अपोजिट, क्योंकि माइनस है ना यहाँ पर, तो वाई के अपोजिट फोर्स की डायरेक्शन होगी। मेरे को समझ में आ रहा है कि वाई की डायरेक्शन ये वाली है, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली होगी। इलेक्ट्रॉन में फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है। इसके दो कंपोनेंट करता हूँ, इसको एंगल थीटा मान लेता हूँ, तो इसका एक कंपोनेंट होगा ये, एक कंपोनेंट होगा ये, इसको बोल देता हूँ मैं एफ पैरेलल, उसको बोल देता हूँ एफ परपेंडिकुलर, एफ पैरेलल और एफ परपेंडिकुलर। चूंकि ये टनल है तो मेरे को एक बात समझ में आ रही है कि ये इस वाली दीवार से चिपकते हुए चलेगा हमेशा नीचे की तरफ, और ये एफ परपेंडिकुलर जो होगा वो नॉर्मल से बैलेंस हो जाएगा। भाई दीवार की वजह से कुछ नॉर्मल भी लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ भाग रहा है, इस तरह से भागने की कोशिश कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को भागेगा तो इस डायरेक्शन में, मतलब सेंटर की तरफ। लेकिन चूंकि यहाँ टनल बनी हुई है, उसके पास एक कांस्टेंट मोशन है कि भाई उसके पास सिर्फ और सिर्फ नीचे भागने की कंडीशन है, वो इधर उधर नहीं भाग सकता। जिसका मतलब ये वाली फोर्स किससे बैलेंस हो रही है, ये वाली फोर्स नॉर्मल से बैलेंस हो रही है, सीधी बात। तो ये फोर्स नॉर्मल से बैलेंस होगी, बची कुछ कौन सी फोर्स, एफ पैरेलल। तो एफ पैरेलल इसका टू क्या हो जाएगा, ये वाली फोर्स कैसे लिखेंगे अपन, ये थीटा है, ये एफ है, तो ये एफ साइन थीटा हो जाएगा, एफ इंटू साइन थीटा। अच्छा, इस वाले को मेरे को देख के समझ में आ रहा है क्या ये एसएचएम कंडीशन है, नहीं साहब अभी एसएचएम कंडीशन नहीं है, क्योंकि एसएचएम की कंडीशन हमेशा मेन पोजीशन के अबाउट लगाते हैं। अगर फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू वाई आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि एसएचएम है, ये वाई जो होनी चाहिए वो डिस्टेंस फ्रॉम मेन पोजीशन हो जाएगी। और पहले तो हमें इसकी मेन पोजीशन पता करनी पड़ेगी, मेन पोजीशन है कहाँ, है ना, मेन पोजीशन कहाँ है। तो मेन पोजीशन वहाँ होती है जहाँ नेट फोर्स कितनी होती है, जीरो होती है, पार्टिकल पे फोर्स कितनी होती है, जीरो होती है। तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ, सेंटर से यहाँ पे पॉइंट जो है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो फोर्स होगी मैं कह सकता हूँ सिर्फ और सिर्फ इस डायरेक्शन में होगी, सिर्फ और सिर्फ इस डायरेक्शन में होगी। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ उसके पैरेलल तो कोई फोर्स होगी नहीं, और ये वाली जो फोर्स होगी वो नॉर्मल से बैलेंस हो जाएगी। इसका मतलब इस पॉइंट पे नेट फोर्स क्या है, जीरो। इसका मतलब ये क्या है, मेन पोजीशन है मेरी। समझ में आ रहा है क्या, इस पॉइंट पे क्या है, फोर्स की डायरेक्शन यही है, नेट फोर्स सेंटर की तरफ है ना, सेंटर की तरफ, यहाँ भी सेंटर की तरफ, यहाँ भी सेंटर की तरफ है। तो यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन ये है, और जो कि नॉर्मल से बैलेंस हो रहा है, तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। तो इसमें नेट फोर्स कितनी है, जीरो है, और जिस पॉइंट पे नेट फोर्स जीरो होती है वही क्या होता है, मेन पोजीशन होता है मेरा। तो ये मेन पोजीशन है। इसका मतलब एसएचएम ये तब कहलाएगा जब फोर्स जो है, इस पर लगने वाली फोर्स जो है वो इस डिस्टेंस के प्रोपोर्शन में होगी, ठीक है। अब देखिए, जो फोर्स पैरेलल है वो कितना, एफ साइन थीटा के बराबर है। एफ की वैल्यू मेरे को पता है, दैट इज इक्वल टू माइनस ई रो वाई अपॉन 3 से एप्सिलॉन नॉट। साइन थीटा, साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ एक्स, इसको क्या बोल देता हूँ मैं, एक्स बोल देता हूँ। तो साइन थीटा क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन वाई, एक्स अपॉन वाई। ध्यान से देखिए, वाई से वाई कट गया, तो एफ पैरेलल कितना आ गया मेरे पास, माइनस ई रो एक्स अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये तो पहले वाला रिजल्ट है, पहले वाला भी तो यही आया था। एक्स क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द मेन पोजीशन, फोर्स बराबर माइनस भी आ रहा है, इसका मतलब ये जो फोर्स है रिस्टोरिंग फोर्स है, मतलब फोर्स नीचे लग रही है, डिस्प्ले फोर्स जो है वो इधर लग रही है ना, और अपन ने जो डिस्प्लेसमेंट लिया है वो इस डायरेक्शन में लिया है, तो मतलब अपन ने ऊपर पॉजिटिव लिया है और फोर्स नीचे लग रही है, तो फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स बराबर कितना आ गया, फोर्स बराबर आ गया माइनस रो एक्स अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब ये क्या एसएचएम करेगा, किसके अबाउट, इसके अबाउट मेन पोजीशन की तरफ अबाउट एसएचएम करेगा। टाइम पीरियड निकालने के लिए फिर से फोर्स को मास से डिवाइड कर देगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा, एक्सेलरेशन बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, एक्स एक्स कट जाएगा,
ओमेगा बराबर 2π/t होता है, टाइम पीरियड आ जाएगा और दोनों का टाइम पीरियड सेम आएगा, इसमें दोनों का टाइम पीरियड सेम आएगा। इसी तरह आप इधर भी टनल बना लीजिएगा तब भी टाइम पीरियड सेम आएगा, आप इधर टनल बना लीजिएगा, इधर टनल बना दीजिएगा, टाइम पीरियड सेम आएगा, चाहे आप डायमीटर का लॉन्ग बनाइए, टाइम पीरियड सेम आएगा। एक बात और नोटिस कर रहे होंगे कि टाइम पीरियड क्या होता है, अगर मैंने इस पॉइंट से पार्टिकल को छोड़ा तो इस पॉइंट पे गया और वापस आया, ये क्या होता है, एक टाइम पीरियड होता है। इससे मेरे को ये समझ में आ रहा है कि एक सॉलिड स्फीयर के अंदर अगर हम कोई टनल बना दें तो टनल की साइज पे डिपेंड नहीं करता है टाइम पीरियड, कि भाई इस टनल की साइज अगर x है और इसकी x 2x है तो टाइम पीरियड तब भी दोनों का सेम आएगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ गॉस लॉ के कुछ एग्जाम्पल्स थे जो हम लोग ने आज किए। अगले लेक्चर जो कि लेक्चर नंबर 5 होगा उसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, ठीक है। तो तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय।